प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज 26 सितंबर 2021 को सचिवालय सुरक्षा गार्ड का एक प्रश्न पत्र हुआ है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इस प्रश्न पत्र को हल करा दीजिए, तो आज मैं 26 सितंबर 2021 को आयोजित सचिवालय सुरक्षा गार्ड परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा का आरंभ किससे होता है। तो इसका आरंभ होता है वर्ण से। इसका बी ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 2 था तत्सम शब्द मुष्टि का तद्भव शब्द क्या है। तो मुष्टि का तद्भव शब्द है मुष्टि। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 3 अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो वो है अर्थबोधक। बाकी सभी प्रकार वाक्य के हैं। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। इसमें नयन सेज पर और नीचे फिर से नयन सेज दोबारा आया है, तो ये नयन सेज जो है ये रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कारक के भेद होते हैं। तो कारक के भेद होते हैं 8। बी ऑप्शन सही है। इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। आपने एक वो सुना होगा श्लोक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री मा में मी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे रे अरे भो, इस तरह से आता है। तो 8 प्रकार हैं कर्ता के, तो इसका बी ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आप कोटेशन वगैरह लिखते हैं तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे 2 डॉट टाइप के निशान लगते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह आपने परिभाषाओं में देखे होंगे कि इस व्यक्ति के अनुसार डैश करके जो ऊपर की तरफ 2 चिन्ह लगे होते हैं उसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये बी ऑप्शन इसका सही था। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है। तो ये कृति जो है ये सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सामिस शब्द का विलोम क्या है। तो सामिस का विलोम शब्द होता है निरामिस। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है वो है शार्दुल। इसे सिंह भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से पहचान है या तात्पर्य है। तो अस्मिता का मतलब होता है पहचान। बी ऑप्शन इसका सही है। ये आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक अस्मिता संकट नाम से एक टॉपिक भी मिलेगा, तो वो पहचान संकट से जुड़ा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन से हैं। तो सघोष वर्ण है म। जो जैसे आप क ख ग घ ण पढ़ते होंगे तो उसके बाद जो अंतिम के 3 पद होते हैं तो वो सघोष होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 शुद्ध वर्तनी है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो है बी ऑप्शन संश्लिष्ट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है। तो वो है डी ईमानदारी। ईमानदारी का भाव, सत्यता का भाव, निष्ठा का भाव, ये भाववाचक संज्ञा है जो किसी कर्म को प्रदर्शित करते हैं कि सच बोलना है तो सच जो होगा सच बोलना वो भाव है, ईमानदारी से काम करना है तो वो एक भाव है। उसी प्रकार से जो भी प्रकार का कार्य किया जा रहा है वो भाव है। केवल दया का भी भाव इसमें शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, रोदन का मतलब होता है रोना, अर्थात जंगल में रोने का अर्थ क्या होता है। तो जंगल में रोने का अर्थ जहाँ कोई आपको सुन ही नहीं रहा है वहाँ छिप छिप कर रो करके क्या फ़ायदा है उसको रोने से। तो इसका अर्थ वास्तव में व्यर्थ में रोना है, लेकिन इसका कुछ बच्चों ने आंसर छिपकर रोना भी प्रदर्शित किया है। अरण्य रोदन का अर्थ इसमें सी भी हो सकता है, छिपकर रोना, क्योंकि अरण्य मतलब जंगल, रोदन मतलब रोना, जंगल में रोना अर्थात जहाँ कोई आपको ना देख सके। तो इसका 15 का ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ डी है, व्यर्थ में रोना। तो 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो जो यह शब्द है ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि लगभग ये सभी जगह आता है। जो संख्यावाचक विशेषण होंगे उसमें संख्या का बोध होगा, जैसे 1 2 3 5 7 9 11। गुणवाचक में गुणों का विशेषण होता है, जैसे कि अच्छा, बुरा, भला, खुश, सुखी, दुखी, उसमें गुण दिखाए जाएंगे। परिमाणवाचक में आपकी जो होगी मात्रा दिखाई जाएगी कि 1 किलो, 2 किलो, 3 लीटर, 5 लीटर, 25 लीटर, 1 क्विंटल, घन, जो आप दिखाना चाहे वो परिमाण से समझ होगा। लेकिन यह शब्द जो होगा वो विशेषण सर्वनामिक होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना जा गया है। सिंधु शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो कुछ बच्चों ने इसमें अरबी या फारसी किया होगा, ये गलत है। जो सिंधु शब्द है वो वास्तव में संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। जो मालिक शब्द है वो इससे संबंधित नहीं है। सॉरी, इसमें बी ऑप्शन गलत टिक हो गया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो मार्मिक है उसमें मर्म धन इक मार्मिक, स्वभाव धन इक स्वाभाविक, साहित्य धन इक साहित्यिक से बना है, लेकिन माल धन इक कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसका 18 का ऑप्शन ए सही होगा, मालिक। तो इसमें को ठीक कर लीजिएगा, 18 का ऑप्शन ए सही होगा, गलती से बी लग गया है इसमें, ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 20, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो ये गुजरात में माना जाता है। प्रश्न संख्या 21, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज और चतुर्भुजों की संख्या बताइए। तो जो त्रिभुज है उनकी संख्या इसमें कम है, लेकिन जो चतुर्भुज हैं उनकी संख्या मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा इनकी बन रही है, तो 27 त्रिभुज और 9 चतुर्भुज इसमें नहीं बन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। आप इसको प्रयास करके देखिएगा। प्रश्न संख्या 22, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो इनकी संख्या 36 थी, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ए ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कब हुई थी? तो ये हुई थी 1874 में, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 25, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 26, संसदात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें इसका डी ऑप्शन सही है, कार्यपालिका तथा विधायिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित कार्यकाल होता है, 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है महत्वपूर्ण कि ये समय से पूर्व भंग भी हो सकती है, अगर इसके पास बहुमत नहीं है कार्यपालिका के पास तो इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जो ऊपर का है ए, मंत्रियों का राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व, ये जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि ये मंत्री जो होते हैं अपनी जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, खास करके प्रधानमंत्री के प्रति। बी में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, ये विशेषता इसकी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हम। जो सी है उसमें कार्यपालिका विधायिका, अगर न्यायपालिका भी लिखते तो इसका ये सही हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को कहा जाता था कुमाऊं का राजा, ए ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 28, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो ये करता है 68%। प्रश्न संख्या 30, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो ये है जाह्नवी नदी का। प्रश्न संख्या 31, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है। प्रश्न संख्या 32, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग सबसे पहले किसने इसको कर के रूप में स्कूल खोला था? तो जेम्स थॉमसन थे जिन्होंने लावारिस फंड का प्रयोग करके एक स्कूल खोला था श्रीनगर में 1839 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न है इसमें, प्रवास के जनांकीय परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चारों कथन सही है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो जो विष्णुताल है ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 35, मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 36, नंदा देवी राजजात जो है ये तीर्थ यात्रा कासुबा से हेमकूट तक जाती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 280 किलोमीटर लंबी यात्रा है, इसे हिमालय का कुंभ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था? तो ये था DRDO। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 37 का उत्तर एक बार थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसरो भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ज़्यादा संभावना इसमें DRDO की है, क्योंकि ये कई अनुसंधान कार्य करती रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है अल्मोड़ा का, 1158 के करीब इसका लिंगानुपात है वर्तमान में। प्रश्न संख्या 40, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 41, किसी स्थान पर उद्योग की अवस्थिति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? अर्थात किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं है?
तो शिक्षण संस्थान अर्थात अगर हमको कोई उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो वहाँ पर स्कूलों का होना आवश्यक नहीं है। जबकि परिवहन होना जरूरी है, श्रम अर्थात श्रमिक या मजदूरों का होना जरूरी है, और जो सामान वहाँ बनेगा उसको बेचने के लिए बाजार होना बहुत जरूरी है। तो 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, इनकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध है? तो आप सीधा समझ सकते हैं कि महिला कह रही है कि इसकी माता, यानी कि जो सामने बच्चा है उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी कि जो वो व्यक्ति है वो उसका पुत्र होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 43, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आरिस्टोरिया। प्रश्न संख्या 44, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे पितृशरण रतुड़ी। डी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 45, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो थे सुदर्शन साहब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 46, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये जालंधर में संपन्न हुई थी, पंजाब में। सी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप देखिए एक एक का गैप करते हुए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौको 72। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 72 आएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति वैज्ञानिक भी था? तो वो थे देवीदत्त पंत। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 49, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 12 मार्च 2008 ईस्वी को, और इसकी घोषणा की थी भुवनचंद्र खंडूड़ी ने। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो वर्ड, एडोब फोटोशॉप और वेब ब्राउजर ये सभी एक जैसे हैं लगभग। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज वगैरह हुआ ये अलग है। अगला प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो वो है मालदा। डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 53, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, चीनी यात्री फाहियान ने गोविषाण, जिसको हम काशीपुर कहते हैं, कि यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये की थी 636 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे छोटा राज्य था उस समय गोवा, उस गोवा में इसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं, निम्न विकल्पों में कौन सा अक्षरों का एक समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करता है? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन का सही है, BBC, क्योंकि इसकी जो श्रृंखला है, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न करते हो तो उसको 4-4 के टुकड़ों में अवश्य बांट दिया कीजिए। तो जैसे ACBB, 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 तो आप देख रहे होंगे ये क्रम बन रहा है इनका ACBB का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो ST के बारे में पूछा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में। कुछ बच्चे इसका आंसर अल्मोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में अल्मोड़ा नहीं है, ये देहरादून इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको परीक्षावाणी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ये 26 फरवरी 1960 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, दिल्ली का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो वो चमोली जिले में स्थित है, और अच्छी बात यह है कि वो मेरे कमरे के ठीक सामने है। प्रश्न संख्या 61 का उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था? तो उसका ऑप्शन ए सही है, साजन प्रकाश। इसमें कुछ बच्चों को रिमो साहब में डाउट हो सकता है, तो एक बार आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, रिमो साहब को जरूर मिलेगा, लेकिन जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया उसका सही आंसर ए होगा, साजन प्रकाश। प्रश्न संख्या 63, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो आप देखिए सभी का वर्ग करके उनको जोड़ दिया गया है, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, टोटल 34, 6 छके 36, 7 सत्ते 49, टोटल 85, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, टोटल 41। तो 63 का ऑप्शन सी सही होगा, 41। प्रश्न संख्या 64, पुंगाड़ी क्या था? आप सभी जानते हैं हमारे गढ़वाल में पुंगाड़ी अर्थात पुंगड़ यानी कि भूमि को बोलते हैं। तो ए ऑप्शन का सही होगा, ये भूमि कर था, जमीन पर दिया जाने वाला कर, पुंगड़ पर दिया जाने वाला कर। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है?
तो जो धौलीनाग मंदिर है वो बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, उत्तराखंड में चैती गाथाएं किससे संबंधित है? तो वो सदैई से, फ्यूली से या मायके के प्रति प्रेम से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 67, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 68, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो हिल यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ में होती है और इसे कुमाऊं की नंदा देवी आजाद के समान ही महत्व प्राप्त है। तो हिल यात्रा पिथौरागढ़ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है तथा नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो आप सभी इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपकी प्रश्न की जो ये बुकलेट है इसमें आगे से इनको गिना शुरू कीजिए। प्रश्न संख्या 18 तक लाइए, फिर 18 के आगे 13 गिनिए, उसके बीचों बीच में गिनिए वहाँ पर कौन सी स्थिति है, उसमें से 6 लड़कियों को घटा दीजिए, टोटल आपके पास 24। इसका आंसर आएगा 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए जो पंचमी है वो खास करके पंचमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन श्री पंचमी के अंतर्गत 5 प्रकार की पंचमियां मनाई जाती हैं। तो इसमें 3 प्रकार की पंचमियां आपके ऑप्शन में दी गई हैं, श्री पंचमी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में लौह इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी? यूनाइटेड किंगडम याद रखिएगा, इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है। यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन कहते हैं हम, या जिसको आप अपनी भाषा में कहना चाहेंगे कि इंग्लैंड के सहयोग से कौन सा बनाई गई, वो थी बी दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 72, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो मूल इकाई को कहा जाता है सेल। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 73, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, ये भारत रत्न भी है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 74, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो आप इसको अपने उसमें रफ पेज आपको मिलता ही है, उसमें इसको कर सकते थे। इसका आंसर सी होगा, बृहस्पतिवार। प्रश्न संख्या 75, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? तो ये उसने 1580 में बांटा था और इसको उन्होंने मनसबदारी प्रणाली के रूप में इसको विकसित किया था। मनसबदार इनके होते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? तो वो शासक थे कत्यूरी शासक, कत्यूरी वंश के शासक। प्रश्न संख्या 77, टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1978 में और इस टिहरी डैम का बहुत विरोध भी हुआ क्योंकि इसकी ऊंचाई 261 मीटर वर्तमान में रखी गई है और अभी भी और इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 78, 5 दोस्त PQRS टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ एस टी और क्यू के बीच बैठा है, जो एस है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है और क्यू आर के तुरंत बाईं ओर बैठा है, पी टी के एकदम बाईं ओर बैठा है। जो पी है वो टी के एकदम बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है? तो बीचों बीच में होगा आपका एस, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है बी। आपको इसको देख लीजिएगा, लंबे पुरुष कौन होंगे? जो लंबे पुरुष होंगे वो काले बाल वाले होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो काले वाले बाल वाले व्यक्ति होंगे वो भारतीय होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 3 गोले बनेंगे, लेकिन तीनों गोले आपस में जुड़े हुए होंगे। प्रश्न संख्या 80, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो इसमें आप सभी जानते हैं गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शामिल थे। परमार वंश इसमें शामिल नहीं था। इसमें प्रतिहार वंश के साथ गुर्जर एक वंश भी शामिल था। तो पाल, प्रतिहार, गुर्जर और राष्ट्रकूट, ये 3 वंश इसमें शामिल थे। परमार वंश इसमें शामिल नहीं था। 80 का उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, गरुड़शिला कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़शिला बद्रीनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 82, कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है? तो जो कृषि क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि करना, दुग्ध पालन करना, मछली पालन करना, कुटीर उद्योग जितने भी आपके होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। कुक्कुट पालन वगैरह भी इसी में आता है। प्रश्न संख्या 83, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। तो ये जो तड़ित झंझा होते हैं ये कपासी, वर्षी और वर्षा वाले मेघों में उत्पन्न होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के बादल होते हैं, पक्षाप, कपासी, स्तरी और वर्षा वाले मेघ। सबसे नीचे पक्षाप होते हैं, उनके ऊपर स्तरी मेघ होते हैं, उसके ऊपर कपासी मेघ होते हैं और सबसे ऊपर होते हैं वर्षा वाले मेघ। तो ये 4 प्रकार के बादल होते हैं। इसमें जो तीसरे प्रकार के बादल हैं कपासी, वर्षा वाले मेघ, इसमें तड़ित झंझा अर्थात बिजलियां चमकती हैं। तड़ित अर्थात बिजलियां। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84,
चंद्र कुमार बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मालकोटी, जो कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग में स्थित है, मालकोटी रुद्रप्रयाग में हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 85, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो वो है वर्तमान में डी शीतलराज। प्रश्न संख्या 86, व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो व्हाइट को आप डी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। इसको अगर आप पेपर को उठा करके देखेंगे तो इसके अपोजिट आपको बिल्कुल हूबहू डी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न को करने का ये तरीका है कि व्हाइट को लिखिए और इसको पेपर को उल्टा उठा करके धूप में या प्रकाश की तरफ देखिए, तो आपको उसका अपोजिट वर्ड अपने आप मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 87, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी के द्वारा या महात्मा गांधी का जो आगमन था वो कब हुआ था? तो ये कुमाऊं में हुआ था इनका 1929 में। अगला प्रश्न संख्या 88, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न संख्या 89 निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कार्तिकेयपुर। वर्तमान में इसको जोशीमठ के नाम से जाना जाता है और ये वीडियो खुद आप जोशीमठ से ही सुन रहे हैं, मैं इस समय जोशीमठ से आपसे बात कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 90, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1816 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 91, किरातों को स्कंद पुराण में केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया जाता था? तो इसमें इसका सी ऑप्शन सही था, भिल लिखा है, वास्तविक नाम इनका भील था। प्रश्न संख्या 92, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज। प्रश्न संख्या 93, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है? तो इसका देवता है बागनाथ। और आज के अंतिम 10 प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 94, जो कुणिन मुद्राओं पर लिपि है उसमें किस प्रकार की लिपि का अंकन किया गया है? तो कुणिन शासकों ने खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया है। 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही होंगे। प्रश्न संख्या 95, उत्तरांचल वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, इसकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप अगर हम जल्दी से इसको नहीं समझेंगे तो प्रकाश पंत आप इसका उत्तर करके आए होंगे, लेकिन प्रकाश पंत पहली मनोनीत विधानसभा के अध्यक्ष थे। यशपाल आर्य प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने। प्रश्न संख्या 97, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछा जाता तो आप बता सकते थे कौन थे, बताइए कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। आपका जवाब सही है, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। अगर श्वेत क्रांति पूछी जाती भारत में तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था? तो ये किया था पुणे में, जिसको आज हम पुणे के नाम से जानते हैं। इसका ए ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो वो है भूमध्य रेखित क्षेत्र, क्योंकि ये आपका जो एशियाई क्षेत्र है श्रीलंका से होते हुए, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका के जो देश है वहाँ से होते हुए गुजरता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में इतनी अधिक जनसंख्या नहीं है, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ी रहती है। अटाकामा का जो मरुस्थल है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ भी अधिक जनसंख्या नहीं होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका जो वियतनाम वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वो आता है, वहाँ भी इतनी जनसंख्या नहीं है। तो 99 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? साख का अर्थ होता है ऋण, आप इसको इस तरह समझ लीजिए, साख का अर्थ होता है ऋण, जबकि साख का मूलभूत होता है विश्वास आपका किस प्रकार का है, तो वो स्रोत नहीं है इसमें, बी साहूकार। जबकि जो कृषि के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं हैं उसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी साख समितियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये कृषि के लिए ऋण या साख उपलब्ध कराते हैं। जबकि जो साहूकार होता है वो संस्थागत न होकर के एक निजी स्रोत है। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको इसमें भी कोई प्रश्न में आपत्ति लगे तो 2-4 दिन में आंसर शीट आ ही जाएगी आयोग की, तो उससे हम मिला लेंगे। लेकिन फिर भी ये सभी प्रश्न मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हैं। फिर भी कुछ ना कुछ इससे आपको लाभ जरूर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट प्लीज़ अच्छे कीजिएगा, निगेटिव कमेंट करने से वीडियो पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।